नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने कोरोना टीकाकरण पर एक नई व्यवस्था तय की है। ये नई व्यवस्था या कहें जो सिफारिशें हैं वो कोविड-19 के बदलते हालात और उभरते वैश्विक वैज्ञानिक प्रमाण और अनुभव पर आधारित है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी वैक्सीन प्रशासन पर जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह है उसने वैक्सीनेशन को लेकर ये नई सिफारिशें की थी, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में सूचित भी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नई सिफारिशों के अनुसार बीमारी से उबरने के बाद कोविड-19 टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। साथ ही बताया है कि पहली खुराक के बाद संक्रमित होने पर दूसरी खुराक को कोविड-19 से क्लिनिकल रिकवरी के बाद 3 महीने के लिए टाल दिया गया है और तमाम ऐसी बातें हैं जो इन सिफारिशों में शामिल हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो अब नए तरह से हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी? ये जो सिफारिशें हैं वो आखिर क्या कह रही हैं और अब इनके बाद हमें क्या करना होगा? तो इस पर हम थोड़ा-सा आज जागरूक होंगे, बातें करेंगे और हर पहलू को समझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर तनु आनंद, साइंटिस्ट डी, आईसीएमआर नई दिल्ली। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर सरमन सिंह, डायरेक्टर एम्स भोपाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर तनु आनंद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो नई सिफारिशें हैं, अब सरकार की तरफ से इन्हें मंजूरी दे दी गई है, ये मोटे तौर पर क्या कह रही हैं, क्या बदलाव होगा? जो ये सिफारिशें हैं, इसमें सबसे प्रमुख बात ये कही गई है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है सार्स-CoV-2 से, मतलब कोविड-19 से जो गुजर चुके हैं, उनको अभी टीकाकरण लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको कम से कम 3 महीने का गैप रखना पड़ेगा रिकवरी के बाद। इसके अलावा जो एक बहुत प्रमुख निर्णय लिया गया है वो है गर्भवती महिलाओं और जो लैक्टेटिंग विमेन होती हैं, जो बच्चे को दूध के टाइम का जो पीरियड होता है उस टाइम पे जो लेडीज हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई है। कि प्रेगनेंसी के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि अभी एविडेंस जो है कम है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अभी कोई सिफारिश नहीं की गई है, बट लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रिकमेंड किया गया है कि वो भी टीकाकरण के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख सिफारिश ये है कि वैक्सीन के 14 दिन के बाद आप प्लाज्मा दे सकते हैं और या रिकवरी के 14 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि हमें नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी जो मिलती है, जो एविडेंस पूरे वर्ल्ड ओवर मिला है, और आईसीएमआर ने भी एक कुछ महीने पहले शोध किया गया था जिसमें देखा गया था कि कम से कम 3 महीने तक नेचुरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रहती हैं जो कि हमें री इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। तो उन सब एविडेंस को लेते हुए ये सब निर्णय और ये सिफारिशें दी गई है जो मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है। प्रोफेसर सरमन सिंह, जैसा हमें अभी डॉक्टर तनु आनंद भी बता रही हैं कि ये जो सिफारिशें हैं वो एक तरह से हम माने कि जो लगातार बदलते हालात हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, जो वैश्विक वैज्ञानिक प्रमाण हैं और जो अनुभव अब तक रहे हैं इसे लेकर, कहीं न कहीं इन सबको मिलाते हुए जो बातें सामने आई हैं वो इन सिफारिशों में शामिल की गई हैं। आपके नज़र में क्या बड़ी जो सिफारिशें हैं वो इस समय हमारे सामने हैं? देखिए प्रीति जी, बिल्कुल ये सिफारिशें इस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज अभी जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में उत्सुकता थी, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बेटर हो गया। बहुत सारे लोग पूछते थे, तो अभी जो गाइडलाइन थी या जो अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिफिक, हम लोग कहते थे कि किसी को बहुत तरह के क्वेश्चन आते थे कि किसी को पहली वैक्सीन लग गई, उसके बाद कोविड हो गया तो दूसरी कब लगनी चाहिए, या जिनको कोविड पहले हो चुका है उनको कब वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है और उसमें ये बताया गया है कि जब भी किसी को कोविड से उभर के जब जाएगा, मींस डेट ऑफ डिस्चार्ज जिस दिन होगा उसके 3 महीने बाद लगा सकता है और लगाने की जरूरत उससे पहले नहीं है, ये कहा है। दूसरी चीज ये कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड में एज सच उन्होंने 3 महीने का गैप कर दिया, तो ये हो गया। तीसरा उन्होंने कहा प्लाज्मा का, थोड़ा सा ये मुझे इसमें लगा कि वैक्सीन ग्रुप एंड बाकी जो गाइडलाइन का ग्रुप है शायद आपस में दोनों बात नहीं करते, बट मुझे लगता है एक तरफ हम प्लाज्मा को निकाल रहे हैं गाइडलाइन में से, ट्रीटमेंट गाइडलाइन में, तो प्लाज्मा की बात मुझे लगता है यहाँ करनी नहीं चाहिए थी। बट एनीवेज जो की गई है, तो दोनों ग्रुप आई थिंक दोबारा गाइडलाइन इस पे
दोबारा से कुछ सोचेंगे और बैठेंगे, और मुझे लगता है कि इसको गाइडलाइन में डालने का, बिकॉज कंफ्यूजन होगा इसे लोगों को कि एक तरफ हमारी एक कमेटी कह रही है कि प्लाज्मा की कोई स्थान नहीं है हमारे ट्रीटमेंट में, और एक तरफ हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं कि 14 दिन के बाद देना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा इसको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा 2-1 दिन में। आई एम श्योर कि हम जैसे बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, बिकॉज कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन अगर आ जाएगा। तीसरी बात जो ये है कि हमें लगता है कि जब तक इमीडिएटली अभी जिनको फर्स्ट वैक्सीन लगी, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, लगभग 18.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से लगभग अबाउट 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड वैक्सीन भी लग चुकी है। तो हम कहें तो रफली, नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज, बट लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि इस समय सिंगल वैक्सीन लग चुकी है और सेकंड के लिए वो वेट कर रहे हैं। तो ये जो 15 करोड़ लोग, तो हमारी एज ऑफ नाउ हमारा 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम 3 महीने का गैप दे सकते हैं। और इसमें हमें लगता है कि 3 महीने का जो गैप होगा, इसमें हमारी जो वैक्सीन की स्ट्रेटेजी है, जो बहुत सारी नई वैक्सीन आ रही हैं, और जो हमारे वैक्सीन के लिए जो सेंटर और जो ट्रायल्स जो चीजें हैं, तो 3 महीने में हमें लगता है कि हमारा अपना काफी सुविधाएं हो जाएंगी, हमारा मैन पावर, प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस ये सारी हो पाएंगी। तो ये अच्छा डिसीजन है कि 3 महीने में हम बहुत कुछ अपने एंड पे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक एक करके अगर अब इन गाइडलाइंस को लेकर एक एक करके अगर अब बात करें डॉक्टर तनु आनंद, तो पहली बात तो ये आ रही है कि जो कोविड से उबर चुके हैं पूरी तरह, उन्हें 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ये मोटे तौर पर बात आई है। तो इसे लेकर क्या ऐसे प्रमाण मिले हैं, उन्हें आप थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बीमारी से जूझे हैं, वो उनमें घबराहट है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब हमें दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, दोबारा हमें संक्रमण ना हो जाए, इसलिए हो सकता है वो और जल्दबाजी करें वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं चाहूंगी वो आप क्लियर करें थोड़ा कि किस तरह के प्रमाण हैं जो सामने आए हैं इसे लेकर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड ओवर जो एविडेंस को देखा गया, उसमें देखा गया कि एक इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडीज है वेरिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स तक परसिस्ट करती हैं। जो बाहर जो स्टडीज हुई हैं उसमें देख के ये निष्कर्ष निकाला गया कि एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी में आफ्टर फर्स्ट इन्फेक्शन वो इतने महीने परसिस्ट करती हैं। और कुछ महीने पहले आईसीएमआर ने एक स्टडी ली थी री इन्फेक्शन के ऊपर, उसमें भी देखा गया कि कम से कम 3.5 महीने का गैप अधिकतर लोगों में जिन्होंने री इन्फेक्शन रिपोर्ट किया, उसमें कम से कम 3.5 महीने का गैप था। तो क्योंकि हमारा जो अपना डेटा है और ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि कम से कम 3 महीने का गैप जो है वो सफिशिएंट रहेगा एक पर्सन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इस दौरान हमारा जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है और हमारी जो पॉपुलेशन है जो एक बार भी इन्फेक्ट नहीं हुई है, उनको हम वैक्सीन दे पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम कम से कम 3 महीने का गैप देते हैं, क्योंकि ये इंडियन डेटा है और उसका एविडेंस लेते हुए ये निर्णय लिया गया कि हम एक प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद 3 महीने का गैप देते हैं, उसके बाद उनको वैक्सीन दे सकेंगे। इससे हमारे 2 काम होंगे, एक तो उस पर्सन को ऑलरेडी इम्यूनिटी मिली हुई है और उसकी बजाय जो अनवैक्सीनेटेड है और जो कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ है उसको वैक्सीन मिल जाएगी, और दूसरा उस टाइम तक हमारी जो वैक्सीन प्रोडक्शन है और दूसरी जो हमारी तीसरी वैक्सीन भी आ रही है उसकी वजह से हम और अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है जो हम इस पैंडेमिक के एंटीसिपेटेड थर्ड वेव से बच सकते हैं। तो जितना जल्दी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें उतना अच्छा है। बिल्कुल। और प्रोफेसर समन सिंह, इसके बाद अगर सिफारिशों में एक एक करके, क्योंकि अब बात कर रहे हैं, दूसरा ऐसा एक वर्ग है जो बहुत हमें देखने को मिला कि एक डोज लगवा ली गई और उसके बाद उन्हें संक्रमण हुआ, और कहीं ना कहीं उसे लेकर अब जो सिफारिश की गई है कि अगर मान लो आपको एक डोज मिल चुकी है और डोज का शेड्यूल पूरा होने से पहले ही कोविड का संक्रमण हो गया है, तो दूसरी डोज कोविड-19 बीमारी से एक तरह से जब वो उभरे हैं उसके 3 महीने बाद तक टाल देनी चाहिए। यानी ये डोजेस को लेकर भी जो बातें हैं उसमें मोटे तौर पर क्या है, और जब दोबारा लेंगे तो वो दूसरी डोज लेनी होगी, या फिर से पहली डोज लेकर फिर दूसरी डोज लेनी होगी, क्या करना होगा?
जी प्रीति जी, इसमें इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और जो आपका पहला क्वेश्चन है जी। उसमें कुछ एडिशनल हाँ बातें बताना बताइए। चाहूँगा। लैंसेट की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी जो पब्लिश हुई लॉन्ग बैक अबाउट 2 महीने पहले, और हम उसके बेसिस पे पहले जो हमारा जो गैप आया था, शायद हम लोगों को सबको याद है कि पहले हम 28 दिन बाद दे रहे थे, फिर 3 महीने बाद दे रहे थे, हाँ और मतलब 6 वीक्स टू 12 वीक्स दे रहे हाँ। थे इंग्लैंड की वैक्सीन को। हमारी गाइडलाइन में नहीं आया था, बट हम जब भी जनरल डिस्कशन हो रहा था तो लोग बहुत सारे पूछते थे, तो हम हमेशा उनको यही बताते थे कि 12 वीक तक ले सकते हैं। अब वो गाइडलाइन का पार्ट हो गया कि 12 वीक्स पर ही लेना है, और उसका बेसिक रीजन ये था कि इंग्लैंड में जो स्टडी हुई, बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि अप टू अगर 3 महीने तक देखा जाए, उनके री इन्फेक्शन देखा गया, जिनमें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उनके बाद देखा गया, तो टू वेरी प्रेसाइज मैं बता रहा हूँ डाटा, 7.6% लोगों में ही री इन्फेक्शन 3 महीने के अंदर हुआ। ज्यादातर में जो हुआ 10% में लगभग विद इन आफ्टर 6 मंथ्स हुआ। सो कहने का मतलब है 7.6% इज ए वेरी बहुत कम नंबर है, जो परसेंटेज है बहुत लो परसेंटेज है। तो लगभग 7.5% ऐसे लोग हैं जिनको के 3 महीने के अंदर दोबारा से इन्फेक्शन होगा। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लगभग आप देखिए 92.5% लोग प्रोटेक्टेड हैं 3 महीने तक। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो 92%, 92.5% लोग हमारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे नेचुरल इन्फेक्शन से, नंबर 1। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसीजन का एक रीजन रहा। दूसरा ये कंफ्यूजन था, जैसे हम कहते थे 6 वीक्स टू 12 वीक्स, तो वो एक क्लैरिटी आ गई कि कोई 6 वीक्स के बाद जाता था, कोई 8 वीक्स के बाद जाता था। तो स्टडी, एक दूसरी स्टडी जो वो भी लैंसेट में पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बेस्ट जो रिजल्ट आ रहे थे उनके 8 वीक्स टू 12 वीक्स आ रहे थे। तो इसीलिए ये किया, और जैसा कि डॉक्टर तनु ने बताया कि नेचुरली इन द मीन टाइम हम ये भी है कि एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एक बार तो वैक्सीनेट कर दें। तो एक बार भी अगर हम वैक्सीनेट कर देंगे तो हमको ये लगता है कि कम से कम 30%, जो देखा गया है कि 30 to 35% लोग कम से कम इतने तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे, रादर देन गिविंग सेकेंड डोज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि दूसरी नेचुरली जब इन्फेक्शन हो जाता है एक वैक्सीन के बाद, ये बिल्कुल देखा गया, जैसा मैंने बताया, लगभग 35% से लेकर वेरिएबल डाटा है। इंडिया का डाटा बहुत अभी रोबस्ट डाटा नहीं आया है, वो आ रहा है, तैयार हो रहा है, डॉक्टर तनु को पता होगा, बट लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी पब्लिश नहीं हुआ। तो उस तरह से अगर देखें 35 to 40% मान के चला जाए, जो प्रिलिमिनरी डाटा है उसमें एक सिंगल डोज से प्रोटेक्शन है, तो 60% लोग जो हैं वो अभी भी वल्नरेबल हैं। तो ये देख के ये देखा गया कि इसमें ये जो लोग हैं, इनके लिए अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है इनमें, तो 60% में हो सकता है, ओबियस बात है, बिकॉज दे आर वल्नरेबल। तो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली हमको तो ये लगता है कि ऐसे लगभग 35 से 40% ही प्रोटेक्शन मिलता है, और वो लगभग 60% लोग हैं वो नेचुरली वल्नरेबल रहते हैं, तो उनको ओबियसली उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसीलिए जब भी ये 64% होंगे जो वल्नरेबल हैं इन्फेक्शन के लिए, तो उनमें अगर से फॉर एग्जांपल उनमें हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो नेचुरली इनको जो ये नेचुरल इन्फेक्शन होगा वो सेकंड बूस्टर मीन सेकंड डोज जो बूस्टर का काम करती है उस तरह से काम करेगी। तो मेरा मानना ये है कि शायद नेक्स्ट कमेटी जब कभी बैठेगी तो ये भी सोचेगी कि जिनको अगर एक वैक्सीन लग गई है और उसके बाद लगभग 15-20 या 1 महीने 2 महीने बाद वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन लगने से पहले अगर सेकंड टाइम वैक्सीन नहीं लगी है लेकिन उससे पहले इन्फेक्शन हो गया है, तो मुझे लगता है कि उसको जरूरत नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन अगर लगवा लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लगवाएंगे तो मेरा मानना ये है साइंटिफिकली एज ए इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जरूरत नहीं। ये भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम नेस्डैक अगर बैठेगी तो उसमें ये डिसीजन ले सकती है, अगर वैक्सीन की क्राइसिस रही तो। लेकिन अगर वैक्सीन सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाएगी तो देन इट कैन बी गिवन। बिल्कुल। और अब हम आते हैं अगली सिफारिश पे, डॉक्टर तानु आनंद। इसमें बात यह है कि जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भर्ती किए जाने या फिर आईसीयू केयर की जरूरत है, उन्हें भी 4 से 8 सप्ताह तक वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए।
तो ये इसको लेकर भी आप थोड़ा अगर हमें क्लियर करें कि जो गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित थे, उन्हें कोरोना हुआ और वो संक्रमण से उभरे हैं, तो उन्हें भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को वैक्सीन में तरजीह हमेशा दी गई है। तो अब किस तरह का बदलाव है नई सिफारिशों के बाद? जो कुछ स्टडीज हुई हैं बाहर, जिनसे ये एविडेंस आया है कि जैसे सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता है, उसमें हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी है बढ़ता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ऑलरेडी उनको कोमॉर्बिडिटी हैं और हमारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी मतलब निकल के आ रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमारी जो एविडेंस है बहुत लिमिटेड है, अभी इवॉल्व हो रहा है। और जैसे ये जो वेरिएंट अभी आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि सिम्टम्स और काफ़ी चीज़ों में बदलाव था कोविड के संक्रमण के साथ ही और संक्रमण के बाद भी। तो एविडेंस को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे मैंने बताया कि सिवियरिटी के साथ ऑलरेडी एंटीबॉडी उनका स्ट्रॉन्ग देखा गया है एज कंपेयर टू दोज जो माइल्डली इन्फेक्टेड होते हैं। तो और उनका कोई और इंटरैक्शन इम्यूनोलॉजिकली कोई और इंटरैक्शन ना हो विद कोमॉर्बिडिटी, जिससे एविडेंस अभी बहुत लिमिटेड है। पर्टिकुलरली कोई अगर इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन है तो उस केस में इस एविडेंस को इस निष्कर्ष को निकाला गया कि हम उनके लिए भी वेट कर सकते हैं 4 से 8 हफ्ते तक, ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। और एज सच उनके सिवियर इन्फेक्शन, क्योंकि जो आईसीयू तक गए हैं उनका मतलब बहुत सिवियर इन्फेक्शन हुआ था उनको, तो उनका ऑलरेडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स काफी अच्छा होगा। तो ये एविडेंस को देखते हुए हमने ये गैप रखा है कि वो भी कम से कम 2 महीना वेट कर सकते हैं फॉर वैक्सीन, क्योंकि उनको नेचुरली काफी अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस मिला होगा व्हिच कुड एक्ट एज अ नेचुरल वैक्सीन फॉर देम सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। अब प्रोफेसर सुमन, ठीक है, ये जो मोटे तौर पर बातें हैं वो आप दोनों ने क्लियर की हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लेकर भी जो बात थी वो हमें डॉक्टर तनु आनंद ने पहले ही क्लियर की, लेकिन इस बीच ऐसे तमाम एडवाइजरी भी होंगी, ऐसे तमाम बातें भी होंगी जो लोगों को ख्याल रखनी है। ठीक है, आपको इंतजार तो करना है इतने समय तक वैक्सीन लगवाने के लिए, अंतराल बढ़ाया गया है, लेकिन इस बीच क्या ऐसी प्रमुख बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे, जिनका पालन करना, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है? प्रीति जी, इसी पे जो पहले आपने क्वेश्चन किया था, इसी में मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। जैसे तनु जी ने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है कि उनमें एंटीबॉडी जो सीरियस रहे होते हैं उनमें एंटीबॉडी का देखा गया है कि एंटीबॉडी ज्यादा बनती है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मुझे लगता है जो कमेटी ने बिल्कुल सोचा होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आम जनता को जानने के लिए भी जरूरी है, बिकॉज आजकल तो सभी पढ़ते हैं, तो डॉक्टर ही नहीं, हम लोग तो पढ़ते ही हैं, बट आजकल पब्लिक भी पढ़ती है। तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो दूसरा एस्पेक्ट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब भी आईसीयू में जो गया होगा तो ऑब्वियस बात है उसको स्टीरॉयड खूब हाई डोज में मिले होंगे। और जब हम स्टीरॉयड देते हैं तो जब स्टीरॉयड के टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम टोटली पैरालाइज हो जाता है, तो उसको जब आईसीयू में रहा होगा तो उसका इम्यून सिस्टम टोटली पैरालाइज होगा, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस हो या दूसरे इन्फेक्शन हो आते हैं। और उसके बाद पोस्ट कोविड जो पीरियड है लगभग 1 महीने तक वैसे भी उनको नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। फिर इसमें जो कमेटी ने इसलिए भी सोचा होगा कि कल को कई बार देखने में आया है कि उनको अगर रिकवर होने के पूरा टाइम नहीं देंगे और वैक्सीन लगवाई, और बाई चांस बिकॉज कोरोना का वेल नोन साइड इफेक्ट है जिसको सीक्वली कहते हैं या आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, पोस्ट कोविड जो रीजन है उसमें क्लॉट बनता है। तो अगर हार्ट अटैक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो कि हो रहा है, बहुत सारे लोगों में हो रहा है, तो इससे एक इमेज खराब होगी वैक्सीन की, क्योंकि लोग सोचेंगे कि शायद वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो ये मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन है, और ये तो मुझे लगता है कि इवन नॉट 2 महीने, इसको 3 महीने करना चाहिए, बिकॉज रिकवरी होने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को भी रिकवर होने के लिए और फिजिकली ऑल्सो रिकवर होने के लिए, एंड जो हमारी जो कोगुलेशन और जो कोगुलोपैथी जिसको कहते हैं हम, क्लॉट बनने की टेंडेंसी और बाकी चीजें भी हमारी तब तक नॉर्मल हो जाएंगी। और पर्टिकुलरली ऐसे केसेस कोमोर्बिडिटी वाले केसेस में ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बहुत सही डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इसको इवन लॉन्गर हो सकता था, 3 महीने भी हो सकता था, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर तनु आनंद, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। आपकी नजर में क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए आम जनता को, आम लोगों को? ये जो दिशा निर्देश हैं
वो तमाम लोगों तक अब पहुंचेंगे ही, और इसे लेकर मैं भी यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे, इन बातों को समझेंगे, क्यों ये डिसीजन लिए गए हैं, इन सिफारिशों को समझेंगे। लेकिन इस बीच क्या ऐसी बातें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी है इस गैप के दौरान भी, आपकी नजर में? सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम भी कहा गया है और अभी भी फॉलो करने की जरूरत है, वो है सोशल वैक्सीन, और दैट इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अर्थात कोरोना का जो अनुकूल जो हमारा बिहेवियर है वो हमें फॉलो करना है। तो उसमें हमें अगेन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग, अपना दूरी बना के चलें, किसी से कम बात करें, बहुत ज़रूरी नहीं है तो एक जगह इकट्ठा ना हो, मास गैदरिंग्स में ना जाएं, जिसकी वजह से अभी क्योंकि काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है तो अभी ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसमें गैदरिंग को अवॉइड किया गया। बट जब ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तब भी हमें ध्यान रखना है कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरा, मास्क पहने, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि एविडेंस है कि ये इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न है, पर्टिकुलरली जब क्लोज सेटिंग्स में, जहाँ पे बंद कमरा है, वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो ये जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैला सकता है। और पर्टिकुलरली जो ये सेकेंड जो वेव आई है जिसमें जो ये वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्ट्रेन दैट वाज देयर। और तीसरा जो है अपना हाइजीन का ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन। देखा गया है सिर्फ कोरोना ही नहीं, 80% जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं पेट के, इवन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वो कम हो जाते हैं अगर हम अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपने आसपास का भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो इवन वैक्सीन जिनको मिली है उनको भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये वैक्सीन जो है ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल वैक्सीन नहीं है, मतलब डिजीज प्रिवेंटेबल वैक्सीन नहीं है, बट डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन है। मतलब ये सिवियर इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करेगा। तो इवन जो वैक्सीनेट हुए हैं उनको भी माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं जो अनवैक्सीनेटेड है या जो जिसको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इवन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको भी ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, और बाकी लोग जो अभी अनवैक्सीनेटेड है उनको तो करना ही है। और जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनको भी ये नहीं सोचना कि हमारी एंटीबॉडीज बन गई हैं, हम एक बार ठीक हो गए हैं तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं। उनको भी पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल, जो ये बात आपने कही है डॉक्टर तनव आनंद, इसी पे मैं प्रोफेसर सरमन के पास जाऊंगी कि हम आजाद हैं, ये वाली बात ठीक है। इसमें एक जो अंतराल की हम बात कर रहे हैं, नई सिफारिशों की बात कर रहे हैं प्रोफेसर सरमन, तो इसमें एक चीज तो लोगों को समझ में आ रही है कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं, चाहे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या फिर सामान्य तौर से रिकवर कर चुके हो, वो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि वो 3 महीने बाद भी अगर डोज ले रहे हैं तो चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आजाद हो गए वाली फीलिंग भी आएगी। लेकिन इस समय क्या दोबारा हमें इस बात पर जोर देना है कि ये लोग करियर बन सकते हैं, संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल भी लापरवाही उसे लेकर नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि कभी भी लोगों को चाहे नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो गया हुआ, इवन वैक्सीन ले ली हो दोनों, तो भी उनको निश्चिंत नहीं होना है। बिकॉज जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, नए म्यूटेंट्स हमको पता नहीं है कि वो आएंगे तो वो हो सकता है कि इम्यून एस्केप जिसको कहते हैं, तो जो डबल म्यूटेंट जिसको कहते हैं, नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, वो हो सकता है कि हमारे सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी तो बनी, लेकिन वो एंटीबॉडी क्या उस नए वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ICMR की भी स्टडी आई है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ काफी हद तक न्यूट्रलाइज म्यूटेंट हो रहा है, लेकिन सभी केसेस में नहीं हो रहा है। तो इट इज नॉट फुल प्रूफ कि बिल्कुल सारे जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को हमारा मानना ये है कि 2 चीजें बहुत जरूरी है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, वो बिल्कुल उसमें तो कोई शिथिलता होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो भी वैक्सीन मिले, हमको उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट वीक और सो बहुत सारी वैक्सीन और आ जाएंगी। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अमेरिका से या जो दूसरी 3-4 वैक्सीन और इंडिया में आ जाए, और वो जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो रही हो उस वैक्सीन को लगवाएं। गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गांव वालों के लिए मैसेज देना चाहूंगा। संदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी शहरों से कोरोना गांव में चला गया, जहां पे डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है।
और वहाँ लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। जी तो बहुत सारे जी लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं, तो उन सब लोगों से उनको समझाना है, क्योंकि वो मास्क भी नहीं लगाते हैं, वैक्सीन भी नहीं लगवाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और उनको मेरी समझाइश होगी सबके लिए कि मास्क भी लगाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को ही नहीं बचाते, बल्कि समाज को बचाते हैं, अपने घर वालों को बचाते हैं, अपने प्रियजनों को बचाते हैं। और एक इंडिविजुअल वैक्सीन, बायोलॉजिकल वैक्सीन होती है, उसको लगवाने से आप अपने आप को बचाते हैं। तो बिल्कुल दोनों चीजें बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, जो इंडिविजुअल वैक्सीन है जो इंजेक्शन के रूप में है, और दूसरों को बचाने के लिए आप मास्क जरूर लगाएं, हैंड हाइजीन रखें, और भीड़ में कभी इकट्ठे ना हो। बिल्कुल। तो ये काफी जरूरी बातें आपने कही और खासकर जागरूकता को लेकर, क्योंकि जैसा आप दोनों उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह से स्टडी और शोध और ज्यादा होते रहेंगे, ज्यादा प्रमाण सामने आते रहेंगे, हो सकता है सिफारिशें लगातार बदलती रहें, उनमें और कुछ भी जोड़ा जाता रहे। तो इसे लेकर भी लोगों को जागरूक होना है और सिफारिशों पर सही तरीके से गौर करके उसे अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसी के साथ जो चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो रहा है। प्रोफेसर समन सिंह आपका, डॉक्टर तन्नू आनंद आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना की चुनौती से जो लड़ाई है उस बीच वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर हथियार है, और अब तक जैसा हम देख रहे हैं 18.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और इसे लेकर जिस तरह से नई सिफारिशें मंजूर की जा रही हैं, समय के साथ सुधार करके और व्यवस्थित रणनीति बनाने से वैक्सीन की या फिर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा कारगर और सुचारू भी बनती रहेगी। देश देशांतर में इसी के साथ इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।